हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आरती यादव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसके कि 3 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम सर्कुलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन के बारे में देख चुके हैं, हम हार्ट के बारे में देख चुके हैं, हार्ट के एनाटॉमी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देख चुके हैं, है ना। और कार्डियक साइकिल के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, चलते हैं, देखते हैं क्या क्या आज के लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईसीजी के बारे में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में, ठीक है। आगे देखिए, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर को पढ़ने के बाद हम पढ़ रहे होंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, हार्ट की जो जो एक्टिविटीज हैं उसका रेगुलेशन कैसे कैसे होता है ये देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिसऑर्डर्स के बारे में, हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे पीवाईक्यू से रिलेटेड। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियोस आसानी से मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिस मशीन से ईसीजी करा जाता है, इंस्ट्रूमेंट जो होता है उस मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जिस पेपर पे निकल कर पूरा ईसीजी आ जाता है हमारे सामने, पेपर पर निकलता है ना पूरा ग्राफ, उसी पेपर को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। पेपर को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्लियर है? देखिए, ईसीजी करने के लिए किस किस चीजों की जरूरत होती है, कैसे ईसीजी किया जाता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, पहले तो ईसीजी वर्क कैसे करता है। मेजर द इलेक्ट्रिकल activities of the heart by detecting electrical impulse generated by heart as it depolarize and repolarize during each heartbeat। इसका मतलब है कि ईसीजी जो है वो मेजर करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो भी होती है उसे मेजर करता है, ठीक है। कैसे कैसे मेजर करता है? हमारे हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते हैं उसके थ्रू ईसीजी क्या करता है, मेजर कर लेता है क्या क्या हार्ट में एक्टिविटी हो रही है। जैसे हमारा हार्ट जब बीट करता है, ईच हार्ट बीट के दौरान क्या क्या होता है, ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट हमारा हार्ट का एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन को कहेंगे डीपोलराइजेशन और रिलैक्सेशन को क्या कहेंगे, रीपोलराइजेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन और रीपोलराइजेशन होता रहता है हार्ट के चैम्बर्स में, ठीक है। अब इसके वो कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा हार्ट? देखिए, सबसे पहले इंपल्स जनरेट होता है, सबसे पहले इंपल्स जनरेट होगा ऐसे नोड से। कहां से इंपल्स जनरेट होता है? ऐसे नोड से। अब वो इंपल्स जाता है एवी नोड के पास, ऐसे नोड के से जनरेट होगा इंपल्स और फिर उसके बाद जाएगा एवी नोड के पास, एवी नोड से बंडल ऑफ फिश से जो वेंट्रिकल्स की वॉल में सारे परकिंजे फाइबर फैले होते हैं उन परकिंजे फाइबर के पास जाएगा। तो आपको इंपल्स का क्या याद रखना है, डायरेक्शन याद रखना है, ऐसे नोड, देन एवी नोड, देन बंडल ऑफ फिश, देन परकिंजे फाइबर। ये क्या है? इंपल्स जाने की डायरेक्शन है हार्ट में।
अब जैसे ही पूरे हार्ट में इम्पल्स फैल जाता है वैसे ही क्या हो जाता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन किस में होगा, एट्रिया में। ऊपर वाली एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा तब ब्लड कहाँ आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा नीचे वेंट्रिकल्स में। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब मैंने कल क्या बताया था, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब बताया था कि ब्लड पंप हो जाएगा। जिस जिस चैम्बर में कॉन्ट्रैक्शन होगा वो क्या कर देगा, ब्लड को पंप कर देगा, ब्लड को अपने से दूर भेज देगा। तो एट्रिया क्या करेंगे, ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेज देंगे जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है। अब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब क्या होगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। एट्रिया रिलैक्स करेगी उस टाइम। एट्रिया ने ब्लड भेज दिया, अब क्या करेगी, एट्रिया रिलैक्स करेगी, मतलब रिलैक्स करने का मतलब रिसीव ब्लड। अब एट्रिया ब्लड ले रही होगी। अब वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की बारी है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब क्या होगा, तब ये ब्लड को पंप कर देगा बॉडी के हार्ट के बाहर। मतलब इस वाले जो राइट वेंट्रिकल है वहां से पल्मोनरी ओर्टा के थ्रू लंग्स को, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक ओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स को पंप कर देगा। ठीक है, तो यही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ईसीजी में, ईसीजी ग्राफ में दर्शाया जाता है। जो ईसीजी ग्राफ बन के आता है वो, उसमें यही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है एट्रिया और वेंट्रिकल्स का, वही यहाँ पे शो किया जाता है। ठीक है, देखिए अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये क्या है, पी वेव, उसके बाद क्यू आर एस वेव, फिर उसके बाद टी वेव। ये एक हार्ट बीट के दौरान, ये हो गई एक हार्ट बीट के दौरान जो वेव्स बनती हैं वो यहां से यहां तक हैं, पी वेव, क्यू आर एस वेव और टी वेव। ठीक है, ये क्या है, एक हार्ट बीट के दौरान जो वेव्स बनती हैं वो ये इस बॉक्स में मैंने रख दी। क्लियर है। अब देखिए जो यहां से यहां तक होगी वो दूसरी हार्ट बीट के दौरान जो वेव्स आएंगी वो आएंगी। ये भी क्या है, पी वेव, क्यू आर एस और ये टी वेव। जब दूसरी हार्ट बीट स्टार्ट होगी तो यहां से स्टार्ट होगी फिर से वेव। क्लियर है। तो एक वेव जब एक हार्ट बीट होगी, एक बार हार्ट बीट करेगा, एक हार्ट बीट के दौरान ये क्या क्या वेव बनेंगी, पी वेव, क्यू आर एस वेव और टी वेव। क्लियर है ना यहां तक। देखिए अब देखिए, अब हम पी वेव देख लेते हैं। यहां पे जो पी वेव है, ये पी वेव क्या शो करता है, ये शो करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, कल जो कार्डियक साइकिल पढ़ाई थी मैंने, कार्डियक साइकिल में मैंने बताया था कि डीपोलराइजेशन को ही क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन को कहते हैं सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन। डीपोलराइजेशन या सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन, तीनों ही नाम एक ही हैं। ये जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब वो डीपोलराइज हो रहा है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है। ठीक है, तो एट्रिया, ऊपर के एट्रिया क्या कर रहे हैं, डीपोलराइजेशन कर रहे हैं। इसका टाइम क्या है, 0.1 सेकेंड। तो ये जब पी वेव कहीं लिखा आ गया यहाँ ईसीजी में, मतलब वहां पे एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन टाइम है। ये एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये वेव शो कर रहा है एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, अब देखिए, अब ईसीजी कब करवाया जाता है, जब हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तभी तो ईसीजी करवाया जाता है। हार्ट में कोई डिफेक्ट है तब ईसीजी करवाया जाता है ना। तो जब पी वेव में कोई डिफेक्ट है तो वो कैसे कैसे क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं ये देखना है हमें। ठीक है, पी वेव में डिफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, देखिए। पी वेव, अगर मान लीजिए पी वेव इन्वर्टेड हो गया, कभी पी वेव कैसा आ गया, इन्वर्टेड हो गया, तब डिफेक्ट किस में होता है, डिफेक्ट इन एसए नोड।
ऐसे नोड जो पेस मेकर है हार्ट का उसमें ही डिफेक्ट हो जाता है। मतलब जब पी वेव है, इन्वर्टेड पी वेव हो गया, मतलब ये पी वेव ऐसे होना चाहिए था लेकिन पी वेव कैसा हो गया, इन्वर्टेड आ गया ईसीजी करवाने पे। तो इसका मतलब है कि ऐसे नोड में डिफेक्ट है। क्लियर। अब देखिए, अब दूसरा डिफेक्ट क्या हो सकता है पी वेव का, कि पी वेव इनलार्ज्ड हो जाए। पी वेव तो छोटी सी होती है नीचे से, है ना, छोटी सी होती है, बट पी वेव अगर कैसे आ जाए, इनलार्ज्ड आ जाए, तो इसका मतलब है कि एट्रिया इनलार्ज हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो एट्रिया हैं वो इनलार्ज्ड हो गए। ऊपर के जो क्या है चैम्बर है एट्रिया, वो कैसे हो गए, इनलार्ज हो गए, इसका मतलब है। ठीक है, तो डिफेक्ट आप याद रखिएगा क्योंकि डिफेक्ट से भी पीवाईक्यू आया हुआ है। क्लियर है ना, पी वेव क्लियर है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तब वो क्या शो करता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तब यहां पे ग्राफ में शो होगा, सॉरी इस ग्राफ में शो होगा क्या, पी वेव। ठीक, आगे देखिए, अब हम देखते हैं क्यू आर एस वेव। पी वेव के बाद क्या देखेंगे, क्यू आर एस वेव, फिर उसके बाद क्या है, टी वेव, है ना। तो ये पूरा मिला के क्या, एक हार्ट बीट के दौरान इतनी वेव्स आती हैं। अब दूसरी हार्ट बीट स्टार्ट होगी तो फिर से किससे स्टार्ट होगी, पी वेव, क्यू आर एस वेव और टी वेव। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्यू आर एस वेव को। क्यू आर एस वेव क्या शो कर रही है, क्यू आर एस वेव जो शो कर रही है वो है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का टाइम क्या बताया था, 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड वेंट्रिकल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है, तो ये जो शो कर, ये वेव क्यू आर एस वेव क्या शो करता है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। अब क्यू आर एस वेव में भी कुछ डिफेक्ट हो जाता है। क्या डिफेक्ट है इसका, मान लीजिए डिफेक्ट हो गया क्यू आर एस वेव में, तो इसका डिफेक्ट क्या होता है, क्यू आर एस वेव जो है वो इनलार्ज हो जाती है। क्यू आर एस वेव क्या हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है। कभी कभी ये भी केवल क्यू वेव भी दे रखा होता है, क्यू आर एस वेव या क्यू वेव दोनों ही इनलार्ज हो जाएं तो क्या हो जाता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इन्फेक्शन नहीं, इन्फार्क्शन। तो ये क्या होता है, हार्ट अटैक। ठीक है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हार्ट अटैक को कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये हो जाता है, हार्ट अटैक कब हो जाएगा, जब क्यू आर एस वेव क्या हो जाएगी, इनलार्ज्ड हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे पी वेव आई थी, पी वेव के बाद क्यू वेव। अब यही क्यू वेव मैंने बताया या तो क्यू वेव होगी या पूरी क्यू आर एस वेव। तो पी वेव, जो क्यू वेव आ रही थी वो क्यू वेव छोटी सी थी बट ये इनलार्ज हो गई, इनलार्ज हो गई। अब क्यू आर एस वेव, आर एस वेव, फिर उसके बाद टी वेव ऐसी है, बट ये जो क्यू वेव थी वो इनलार्ज हो गई मान लीजिए, तब क्या होगा, वो हार्ट अटैक को शो करेगी। क्लियर है ना, आगे देखिए, अब फिर उसके बाद कौन सी वेव आई, टी वेव। पी वेव, क्यू आर एस वेव और टी वेव। अब टी वेव क्या शो करती है, ईसीजी के दौरान टी वेव शो करती है वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, डायास्टॉल। डायास्टॉल का मतलब रिलैक्सेशन, तीनों ही टर्मिनोलॉजी एक ही है, रीपोलराइजेशन या डायास्टॉल या रिलैक्सेशन। इस टाइम वेंट्रिकल्स जो होंगे वो क्या कर रहे होंगे, रिलैक्स कर रहे होंगे। ठीक है, वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन का टाइम क्या था, 0.5 सेकेंड। ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कार्डियक साइकिल में सारा ही टाइम। ठीक है, तो इस टाइम आपको याद होना चाहिए। टी वेव में क्या है, टी वेव में अगर डिफेक्ट हो गया तो, टी वेव में डिफेक्ट हो गया तो टी वेव क्या हो जाती हैं, फ्लैट एंड हो जाती हैं।
टी वेव कैसी हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, जिससे कि ऑक्सीजन क्या हार्ट वॉल को ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती, तब ये टी वेव क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे पी वेव, क्यू आर एस वेव, और जो टी वेव बनने वाली है आगे, ये टी वेव फ्लैट हो गई, आगे की साइड क्या हो गई, फ्लैट हो गई। तो इससे क्या हो जाता है, इस्चीमिया, इस्चीमिया एक डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, ये PYQ बना हुआ है, यहां से PYQ आया हुआ है। ठीक है, टी वेव में अगर डिफेक्ट हो जाए, ऑक्सीजन हार्ट वॉल को सही मात्रा में ना पहुंच पाई, तो टी वेव फ्लैट हो जाती है। टी वेव फ्लैट होने से क्या हो जाता है, इस्चीमिया हो जाता है। क्लियर है यहां तक? सारे ही वेव पता चल गए, और वेव कब कब हो रहे हैं ये चीज ध्यान रखिएगा। एट्रियल डिपोलराइजेशन या एट्रियल सिस्टोल के दौरान पी वेव, और वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकल सिस्टोल के दौरान QRS वेव। अब वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन या वेंट्रिकल रिलैक्सेशन के दौरान टी वेव। ठीक, तो ये क्या है, एट्रिया के लिए है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जब एट्रिया क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, पी वेव। और QRS वेव किसके लिए है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब। और टी वेव वेंट्रिकल रिलैक्स जब करेगी तब, वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स करेंगे तब। क्लियर है ना? आगे चलिए, यह है मशीन, ECG मशीन। ECG मशीन में देखिए, ये यहाँ पे ग्राफ बनता है, यहाँ से यहाँ तक एक हार्ट बीट के दौरान, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक दूसरी हार्ट बीट, यहाँ से यहाँ तक तीसरी हार्ट बीट यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, PQRS वेव यहाँ पर शो हो रहे हैं सारे, PQRST वेव यहाँ पर सारे शो हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे ECG कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोड्स, लेड वायर्स एंड लीड वायर्स यूज होंगे, और ECG मशीन का यूज होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोड्स जो यूज होंगे, इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन द स्किन, चेस्ट, आर्म्स या लेग्स। इन सब पे क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रोड्स को क्या करेंगे, प्लेस्ड कर देंगे टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ द हार्ट। हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए चेस्ट पर, आर्म पर, लेग पर, इनकी स्किन पर क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोड को प्लेस्ड कर देंगे। जैसे कि ये है इलेक्ट्रोड, इसके चेस्ट पर लगाए हैं ना। फिर उसके बाद ये जो वायर हैं, लीड वायर, इन्हें कनेक्ट कर देंगे किससे, ECG मशीन से कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ये ECG मशीन क्या करेगी, ECG मशीन रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट एंड डिस्प्ले इट एट वेव फॉर्म ऑन द ग्राफ पेपर। ये क्या करेगी, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी ECG मशीन, और जो इसकी वेव फॉर्म है उसे क्या करेगी, ग्राफ पेपर पर डिस्प्ले कर देगी। ये बन गया ग्राफ पेपर। ठीक है, लेकिन इस ग्राफ पेपर को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहेंगे इस पेपर को, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहेंगे इस मशीन को। ये ध्यान रखिएगा आप, मशीन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और पेपर को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। समझ में आ गया अच्छे से आपको? आगे देखिए, यहां पर भी यही समझा है। पी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल डिपोलराइजेशन, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, QRS वेव क्या, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के लिए है, QRS वेव। और टी वेव क्या है, टी वेव वेंट्रिकल रिलैक्सेशन के लिए, ये वाला टी वेव। क्लियर है ना? ECG क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में। ये सब क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स के बारे में समझते हैं। चलिए देखिए, आर्टरीज का काम क्या होता है और वेन्स का काम क्या होता है।
वेन्स हमारी पूरी बॉडी पार्ट से, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और हार्ट के पास लेकर जाती है प्योरीफाई करने के लिए ब्लड को। क्या बोला मैंने? हमारी पूरी बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स लेकर जाती हैं, कहाँ तक? हार्ट के पास लेकर जाती हैं। किस लिए? ब्लड के प्योरिफिकेशन के लिए। ठीक है। हार्ट क्या करता है? हार्ट उस ब्लड को पंप कर देता है लंग्स के पास। लंग्स क्या करता है? लंग्स के पास जाकर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, गैस का एक्सचेंज होता है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज कर देता है। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ आता है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? आ जाता है, कहाँ आता है? लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट एट्रिया में आ जाता है। ठीक है। तो यही और जो आर्टरीज हैं वो क्या करेंगी? आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएंगी हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स को। यानी कि आर्टरीज क्या लेके जाती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं। और जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं? वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ। ठीक है ना। आगे देखिए, अब वेन्स की बात कर लेते हैं। जो वेन्स होती हैं, अब देखिए वेन्स, मैंने बताया कि बॉडी पार्ट से वेन्स क्या कर रही हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास लेके आ रही हैं। तो क्या एक वेन या दो वेन्स ये पूरे बॉडी पार्ट से कलेक्ट कर लेंगी ब्लड? कलेक्ट नहीं कर पाएंगी। इसलिए जो वेन है वो वेन वेन्यूल्स में बढ़ जाती हैं। वेन्स जो हैं वो वेन्यूल्स में टूट जाती हैं। देखिए क्या बन गए? वेन्स की वेन्यूल्स बन गए। अब ये वेन्यूल्स किस में बढ़ जाते हैं? ये वेन्यूल्स बना लेते हैं कैपिलरीज। वेन्यूल्स क्या बना लेंगे? कैपिलरीज बना लेंगे। ऐसे ही आर्टरी, क्या आर्टरी हार्ट से ब्लड लेकर जा रही है पूरे बॉडी पार्ट्स को, तो क्या एक आर्टरी ले जाएगी सारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या सारी बॉडी पार्ट्स को एक ही आर्टरी दे देगी? नहीं दे पाएगी। तो इसलिए जो आर्टरी है वो किस में टूट जाती है? वो आर्टरियोल्स में टूट जाती है। आर्टरी किस में बढ़ जाएगी? आर्टरियोल्स में बढ़ जाएगी। और ये आर्टरियोल्स जो हैं वो किस में टूट जाएंगी? कैपिलरीज बना लेंगी। दोनों जो कि कैपिलरीज बनती हैं, चाहे वेन्स हो चाहे आर्टरीज हो, दोनों क्या बना रहे हैं? कैपिलरीज बना रहे हैं। क्लियर है? देखिए यहां से मैं आपको सर्कुलेशन समझा देती हूं। राइट साइड में क्या हो रहा है? राइट साइड में ये लेफ्ट साइड दे रखा है। अब राइट साइड में ये सारी, देखिए ये सारी क्या है? वेन्स की कैपिलरीज हैं। वेन्स ने क्या बना ली? कैपिलरीज। बॉडी के बॉडी पार्ट्स से, टिश्यूज से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैपिलरीज लेकर आई। कैपिलरीज ने क्या बना लिया? वेन्यूल्स बना लिया। ये क्या है? ब्लू कलर की क्या है? वेन्स हैं। तो यहाँ पे कैपिलरीज ने क्या बना लिया? वेन्यूल्स बना लिया। अब वेन्यूल्स एक बन गई वेन। अब ये वेन कहाँ खुलेगी जाके? ये हमारा हार्ट है। वेन कहाँ खुलेगी जाके? राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया में आ गई। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा कहाँ आकर खुलती है? राइट एट्रिया में। तो राइट एट्रिया में वेन्स आकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ गई। अब ये राइट एट्रिया का जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहाँ पंप कर दिया जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में पंप हो गया ब्लड। राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? राइट वेंट्रिकल से निकलता है पल्मोनरी ओर्टा। पल्मोनरी ओर्टा निकलेगा, ये निकल गया पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ओर्टा, है ना। पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है लंग्स के पास। ये हैं हमारे लंग्स। तो यहाँ पे आ गया पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? फिर से बना लेगी, यहाँ पे होगा लंग्स बीच में, है ना। पल्मोनरी आर्टरी क्या बना लेगी? पल्मोनरी आर्टरी फिर से आर्टरी है ना, ये आर्टरी क्या किस में टूटेगी? आर्टरियोल्स में टूटेगी। आर्टरियोल्स, फिर उसके बाद आर्टरियोल्स कहाँ टूटेगी? आर्टरियोल्स टूटेगी कैपिलरी में। फिर कैपिलरी क्या करेगी? लंग्स के साथ एक्सचेंज करेगी ब्लड को और ब्लड को ऑक्सीजनेट करके यहाँ से लंग्स से निकलेगी पल्मोनरी वेन्स।
मैंने बताया था कि सारी ही आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेके जा रही है? पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स से निकल रही है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है लंग्स के पास। ठीक है, ऐसे ही पल्मोनरी वेन, सारी ही वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं लंग्स के पास, लेकिन यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है लंग्स के पास, हार्ट के पास, सॉरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है हार्ट के पास। कौन? पल्मोनरी वेन्स, जो कि 4 वेन्स आकर खुल जाती है ना। यहाँ पे क्या है? ये क्या है? लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया में आकर वेन्स खुल गई, कैसा ब्लड लेके आई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली सिस्टमिक आर्टरी। सिस्टमिक आर्टरी फिर किस में बट जाएगी? आर्टरियोल्स में, और आर्टरियोल्स बढ़ जाएगी फिर कैपिलरी में, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देगी बॉडी को। सर्कुलेशन समझ में आया? यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा है। यहां से ब्लड बॉडी पार्ट्स से ब्लड वेन्स लेकर जा रही हैं कहाँ? हार्ट के पास। और यहां से क्या आ रहा है? ऊपर से नीचे ब्लड आ रहा है बॉडी के पास, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्लियर है ना? आगे देखिए, अब हम देख लेते हैं आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस क्या है। देखिए, कैपिलरी को नहीं देखना है हमें, क्योंकि कैपिलरी तो बहुत पतली सी होती हैं, वेरी स्मॉल ल्यूमन होता है इनका, बहुत ही एक ही सिंगल लेयर की होती हैं ये, तो कैपिलरी तो पतली पतली सी होती हैं, इन्हें नहीं देखना है। मेन डिफरेंस हमें देखना है आर्टरी और वेन में। आर्टरी और वेन में डिफरेंस देखना है। देखिए, अब आर्टरी में जो आउटर वॉल है, इसकी आउटर वॉल को कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। आउटर वॉल को कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल वॉल को कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, और जो इनर वॉल होती है इसे कहते हैं ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ये इसकी वॉल्स हैं। क्लियर है? अब देखिए, आर्टरी की जो आउटर वॉल है, आउटर वॉल, ठीक है, और जो मिडिल वॉल है, मिडिल वॉल तो और ज्यादा थिक है। देखिए, येलो कलर से जो बनी है मिडिल वॉल थिक है, बहुत ज्यादा थिक है, और जो इनर वॉल है वो पतली सी है। ठीक है, अब इसका देखिए वेन्स का। वेन्स में जो आउटर वॉल है ये भी क्या है? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। ठीक, अब इन दोनों का आप मिडिल वॉल देखिए। जो मिडिल वॉल है यानी कि ट्यूनिका मीडिया यहाँ पे आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे ज्यादा थिक है। आर्टरीज का जो ट्यूनिका मीडिया होता है वो बहुत ज्यादा थिक होता है, और वेन्स का जो ट्यूनिका मीडिया होता है, मिडिल लेयर होती है, वो थोड़ी पतली होती है। मिडिल लेयर पतली होती है। अब यहाँ पे आर्टरी में जो मिडिल लेयर मोटी है, इस वजह से इसका ल्यूमन कैसा है? ल्यूमन कम है। ल्यूमन कैसा है? नैरोवर है। ठीक है, स्मॉल ल्यूमन बन रहा है ना इसका, बट इसका ल्यूमन देखिए, इसका लार्ज ल्यूमन बन रहा है। वेन का ल्यूमन कैसा होता है? वेन का ल्यूमन लार्ज होता है, बट आर्टरी का ल्यूमन नैरोवर होता है, छोटा होता है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है दोनों का, ये जो आउटर लेयर है वो कैसी होती है? ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है ये कॉलेजिनस होती है, मतलब कॉलेजन फाइबर्स की बनी होती है। किसकी बनी है? कॉलेजन फाइबर की बनी है। अगर मैं ट्यूनिका मीडिया की बात करूं, मिडिल लेयर की बात करूं, तो इसमें मसल्स और इलास्टिन की बनी है। ये मिडिल वाली लेयर की बात करूं तो ये किसकी बनी है? मसल्स और इलास्टिन की बनी है। मिडिल लेयर देखिए, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि मिडिल लेयर आर्टरी में थिक होती है, बट मिडिल लेयर इसमें वेन में थिन होती है, जिसकी वजह से ल्यूमन ध्यान रखना है आपको। आर्टरी का ल्यूमन स्मॉल है, बट वेन्स का ल्यूमन लार्ज है। क्लियर है ना यहां तक? आगे देखिए, अब हम ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं।
ब्लड प्रेशर मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर, किससे मेजर करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से। ब्लड प्रेशर में दो चीजें आती हैं, क्या? सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। दो तरह के प्रेशर आते हैं ना ब्लड प्रेशर में, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहां से समझिए पहले इस वाले हार्ट से। हार्ट में ऊपर क्या है? एट्रिया है दोनों, नीचे की साइड क्या है? वेंट्रिकल्स हैं। और ये क्या है? पल्मोनरी एओर्टा, ये क्या है? सिस्टोमिक एओर्टा। ठीक। वेंट्रिकल में जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था? सिस्टोल। और रिलैक्सेशन का मतलब क्या बताया था? डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिस्टोल, रिलैक्सेशन का मतलब डायस्टोल। तो जब वेंट्रिकल क्या करेंगे, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे, तब कौन सा प्रेशर जनरेट होगा? सिस्टोलिक प्रेशर। मान लीजिए, देखिए हार्ट पंप कर रहा है, हार्ट लगातार क्या करता रहता है? हार्ट बीट होती रहती है हार्ट में, है ना। तो हार्ट धड़कता रहता है। अब इस जो आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी, इसमें कुछ ना कुछ ब्लड पहले से होगा ब्लड पहले से। जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल ने मान लीजिए अचानक से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ जो ब्लड होगा वो एकदम धक्के के साथ ब्लड आर्टरी में आएगा। धक्के के साथ ब्लड कहाँ आएगा? आर्टरी में आएगा, ओर्टा में आएगा। जब ये ब्लड धक्के के साथ आया तो इस पे क्या लगा? प्रेशर लगाना, एक प्रेशर लगा, जोर से प्रेशर लगा। तो ये प्रेशर कैसा प्रेशर होगा? किसके दौरान हो रहा है ये? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये प्रेशर क्या कहलाएगा? सिस्टोलिक प्रेशर कहलाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल भी कहते हैं। तो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल क्या कर रहे होंगे? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तब सिस्टोलिक प्रेशर जनरेट होता है आर्टरीज के अंदर। ठीक। अब डायस्टोल प्रेशर क्या है? अब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को बाहर निकाल दिया। अब ब्लड को बाहर निकाल दिया, तब उसके बाद क्या होगा? यहाँ का प्रेशर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो इसे ही कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब वेंट्रिकल, ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल जब रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल अब क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अब ये रिलैक्स करेगा। रिलैक्स करने का मतलब मैंने क्या बताया था? रिलैक्स करने का मतलब मैंने बताया था रिसीव ब्लड। अब ये रिलैक्स करेगा, इसने ब्लड तो अपना सारा निकाल दिया, ब्लड निकाल दिया। अब ये रिलैक्स करेगा तो ब्लड फिर से एट्रिया से वेंट्रिकल में आ जाएगा। रिसीव ब्लड, रिलैक्सेशन के दौरान क्या करेगा? वेंट्रिकल रिसीव करेगा ब्लड को दोबारा। अब फिर से इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा जब ब्लड को रिसीव करेगा। तो डायस्टोलिक प्रेशर क्या है? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ठीक, आप समझ में आया? जो ब्लड प्रेशर होता है, वो ब्लड प्रेशर दो तरह के प्रेशर लगते हैं यहाँ पे, एक सिस्टोलिक प्रेशर, एक डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है, तब एक प्रेशर जनरेट होगा जिसे सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। और दूसरा प्रेशर वेंट्रिकल जब रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पर डायस्टोलिक प्रेशर होगा। ओके। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 mmHg का होता है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 mmHg। 120 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर, 80 mmHg डायस्टोलिक प्रेशर। क्लियर है? अब देखिए, हमने जो ब्लड प्रेशर को मेजर किया वो किस में किया? आर्टरीज है ना, ये आर्टरीज में ही मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को, क्योंकि वेन्स तो धीरे धीरे ब्लड को, वेन्स का काम क्या है? हमारे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर जाती हैं, तो वो तो धीरे धीरे लेके आती हैं। उनका ल्यूमन भी अभी हमने क्या देखा? वेन्स का ल्यूमन कैसा है? ल्यूमन ज्यादा है, तो इसमें ब्लड धीरे धीरे बहता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आर्टरीज का ल्यूमन कैसा है? आर्टरीज का ल्यूमन हमने अभी देखा, आर्टरीज का ल्यूमन कैसा है? आर्टरीज का ल्यूमन कम है, स्मॉल ल्यूमन है। तो इसमें जो ब्लड बहेगा वो कैसे बहेगा? प्रेशर के साथ बहेगा, प्रेशर के साथ बहेगा, और आर्टरीज में ही ब्लड प्रेशर
मेजर किया जाता है। नॉर्मल बीपी जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल बीपी को कैसे देखते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर, मतलब 120 mmHg अपॉन 80 mmHg। क्लियर है? आगे देखिए, अब हम देख लेते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, देखिए वैसे तो हमारा हार्ट कैसा है, ऑटो एक्साइटेबल है, खुद ही एक्साइटेड होता है। मायोजेनिक हार्ट है, अपनी मसल्स के द्वारा खुद ही एक्साइटेबल होता है हार्ट, उसे नर्वस सिस्टम की जरूरत नहीं है। बट कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टाइम ऐसा होता है जब हार्ट को क्या होता है, हार्ट की एक्टिविटी को कोई और रेगुलेट कर रहा होता है। कोई कोई टाइम ऐसा भी होता है, देखिए जैसे कि मेड्यूला रेगुलेट्स कार्डियक एक्टिविटी वाया एएनएस, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हमारा कहाँ है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के दौरान। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में दो नर्वस सिस्टम आते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि आपका एग्जाम है 2-3 दिन में, आपका एग्जाम है 2-3 दिन में। अब 2-3 दिन पहले से ही आपको क्या होगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी और आपको भूख लगना कम हो जाएगा, भूख लगना बंद हो जाएगा और प्यूपिल डायलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रेस, बॉडी स्ट्रेस, थोड़ी स्ट्रेस कंडीशन में चल जाती है। तो वो किस, उस दौरान क्या एक्टिव होता है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है उस टाइम, इसलिए ये सब काम होते हैं। भूख लगना बंद हो जाता है, सलाइवा का सिक्रेशन रुक जाता है, जिससे हार्ट बीट बढ़ जाती है। अब हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा हमारा। हार्ट रेट बढ़ने की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट दोनों कैसे हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब मान लीजिए आप पेपर देकर आए, पेपर लेके आए, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ। अब पेपर अच्छा हुआ, फिर उसके बाद आप रिलैक्स हो गए, आपकी बॉडी स्ट्रेस कंडीशन से बिल्कुल रिलैक्स में चली गई, आपने अच्छी तरीके से खाना वाना खाया, रेस्ट किया। उस टाइम हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। खाने के दौरान और सोने के दौरान, रेस्ट करने के दौरान जो हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है वो कौन सा होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। अब जो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया था, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया था, वो कैसा हो जाएगा, दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम जो बढ़ा हुआ था वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कैसा हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, आगे देखिए, एक ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि हमारी किडनी के ऊपर होती है ना, कैप लाइक ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। अब ये एड्रिनल ग्लैंड, इसमें एक पार्ट होता है एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला से एक एड्रेनालिन हार्मोन सीक्रेट होता है। एड्रेनालिन हार्मोन का सीक्रेशन अगर बढ़ गया तब भी स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट दोनों ही बढ़ जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। रेगुलेशन भी, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आप पढ़ते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड कोरोनरी सर्कुलेशन। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हमने फ्रॉग में भी देखा था ना, वही हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है ये। फ्रॉग में भी पाया जाता है, हम लोगों के अंदर भी हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हमारे अंदर भी होता है। जो रीनल पोर्टल सिस्टम होता है वो केवल फ्रॉग में होता है, हमारे अंदर, मैमल्स के अंदर नहीं होता। बट हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हमारे अंदर भी है। तो देखिए कैसे कैसे होता है ये, यहां से समझाती हूँ मैं आपको। देखिए, ये है हमारा स्टमक, ये है इंटेस्टाइन। अब एक बात बताइए, जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, चाहे स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, लिवर हो, किडनी हो, सबके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरेट होता है। डीऑक्सीजन, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा ना, टिश्यूज होंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई, यानी कि जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबके पास है।
अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, सभी ऑर्गन को पहुंचाना है हार्ट के पास, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, ब्लड को प्योर बनाने के लिए इम्प्योर ब्लड को। तो ये इम्प्योर ब्लड यहाँ स्टमक और इंटेस्टाइन से जा रहा होता है, तो ये हिपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा जाता है। इसका मतलब है कि स्टमक और इंटेस्टाइन, जो लिवर है, लिवर को भी पहुंचाना है अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये स्टमक और इंटेस्टाइन लिवर से कहते हैं कि तुम अपना ब्लड तो लेके जा ही रहे हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास, तो हमारा भी ब्लड लेके चले जाओ। तो ये लिवर क्या करता है, लिवर अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लेकर जाता ही है हार्ट के पास, साथ में स्टमक और इंटेस्टाइन का ब्लड भी ले लेता है। लिवर क्या करता है, अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लेकर जाएगा ही हार्ट के पास, साथ में स्टमक और इंटेस्टाइन का भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेगा। तो जिस वेन से, यहाँ पे एक वेन है, जिस वेन से लिवर के पास जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसे कहते हैं हिपेटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक टर्म रिलेटेड होता है लिवर से, ठीक है। हिपैटिक टर्म किससे रिलेटेड होता है, लिवर से। तो लिवर को जा रहा है ना, वेन कहाँ जा रही है, लिवर को जा रही है। अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टमक और इंटेस्टाइन ने दे दिया लिवर को, अब लिवर अपना और स्टमक और इंटेस्टाइन का, दोनों का, तीनों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर चल जाएगा हार्ट के पास। हार्ट इसके क्या कर देगा, ऑक्सीजनेटेड करके सबके पास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्लियर है? देखिए यहां से समझिए इसी चीज को। इंटेस्टाइन सेंड इट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इंटेस्टाइन क्या करेगी, अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंड कर देगी किसके पास, लिवर के पास। किसके द्वारा, हिपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा। अब लिवर क्या करेगा, लिवर सेंड करेगा फर्दर फॉर प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन के लिए क्या, ये कहाँ सेंड कर देगा, हार्ट के पास सेंड कर देगा ब्लड को। ठीक, आगे देखिए कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन देखिए यहाँ पे हार्ट से समझते हैं। यहाँ पे हार्ट से निकली होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकली होती है, सिस्टमिक ओर्टा। सिस्टमिक ओर्टा सारे ही ऑर्गन्स को क्या दे रही होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही होती है ना। अब जो हार्ट है, हार्ट को भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत पड़ेगी, हार्ट को भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तो ऑक्सीजन यहाँ पे एक, ये जो आर्टरी है, सिस्टमिक आर्टरी, यहीं से ही कोरोनरी आर्टरी निकलकर हार्ट को जा रही होती हैं। ये कोरोनरी आर्टरी हार्ट को दे देंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही कोरोनरी आर्टरी क्या बनाती हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हार्ट से टू हार्ट एंड फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से निकली आर्टरी और हार्ट को गई कोरोनरी आर्टरी मिलके, ये यहाँ से बनी कोरोनरी आर्टरी और हार्ट को गई। तो यही क्या है, कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक, आगे देखिए। अब हम पढ़ लेते हैं डिसऑर्डर्स के बारे में। कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हार्ट से रिलेटेड हैं। 6 डिसऑर्डर ऐसे हैं, देखिए, एंजिना पेक्टोरिस एंड हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसे भी कहते हैं, और कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एंड नेक्स्ट है हाइपरटेंशन, फिर कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। 6 डिसीजेज आपको पढ़नी है जो कि हार्ट से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंजिना पेक्टोरिस, acute chest pain due to the no enough oxygen reaching heart muscle। सॉरी, यहाँ पे हार्ट लिखा जाएगा। देखिए हार्ट मसल्स जो है, हार्ट मसल को एनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, हार्ट को एनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, चेस्ट पेन, बहुत ज़्यादा तेजी से चेस्ट पेन होने लगता है, जिसे कहते हैं एंजिना पेक्टोरिस। क्या कहते हैं, एंजिना पेक्टोरिस। मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है हार्ट की मसल्स को। ठीक है, आगे देखिए, हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, कंजेस्टिव लंग्स आर वन ऑफ द मेन सिम्टम्स। मतलब यहाँ पे क्या है, हार्ट जो है वो ब्लड पंप इफेक्टिवली नहीं कर पाता, जिससे कि लंग्स को
ब्लड अच्छी तरीके से ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ब्लड अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएगा तो लंग्स क्या करेगा, लंग्स के वर्क पे भी फर्क पड़ेगा। और हार्ट तो अपना, हार्ट का काम क्या होता है, पंपिंग का काम होता है, और उसी में ही ये क्या हो गया, फेल हो गया, हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा सही से, इसलिए हार्ट फेलियर डिसीज हो जाती है, जिसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी अभी मैंने बताई, कोरोनरी आर्टरी कौन सी थी, जो हार्ट को ब्लड लेकर जा रही थी, सिस्टमिक आर्टरी निकली, सिस्टमिक आर्टरी से ही हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने वाली आर्टरी को क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी। इस आर्टरी में अब इसे हार्ट को ब्लड देना है, इस आर्टरी में क्या होता है, देखिए, affects vessels that supply blood to the heart muscles. Deposition of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue make the lumen of arteries narrower. देखिए यहां से समझिए, यहां क्या हुआ, कोरोनरी आर्टरी डिसीज में ये मान लीजिए हमारा कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी नॉर्मल आर्टरी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिपोजिशन हो गया कोलेस्ट्रॉल का, फैट का, फाइबर्स का, यहाँ डिपोजिशन हो गया, तो यहाँ से आगे ब्लड जो बढ़ेगा, ब्लड बढ़ने में दिक्कत होगी ना, ब्लड अच्छी तरीके से एफिशिएंटली बढ़ ही नहीं पाएगा आगे, तब क्या होगा, ये जो आर्टरी है वो यहाँ से ब्लॉक्ड हो जाएगी, ब्लॉक्ड आर्टरी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्टरी डिसीज को क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। क्लियर। इससे जो हार्ट मसल है वहां पे ब्लड अच्छी तरीके से पहुंचना चाहिए ना, तो हार्ट, यहाँ हार्ट में ही ब्लड सही से नहीं पहुंच पाएगा तो हार्ट की वर्क पे भी फर्क पड़ेगा। आगे देखिए, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा तब क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना अभी हमने देखा, 120/80 mmHg। 120 क्या था, सिस्टोलिक प्रेशर, 80 क्या था, डायस्टोलिक प्रेशर। ये नॉर्मल बीपी है, बट कभी कभी क्या होता है कि हाइपरटेंशन हो जाता है, ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है, 140 से लेकर 90, 140 सिस्टोलिक प्रेशर, 90 डायस्टोलिक प्रेशर, mmHg। पारे पे नापते हैं ना इसे, Hg इसलिए लगाते हैं। तो लगातार जब 140/90 ब्लड प्रेशर जाता रहता है तब क्या होता है, डैमेज होने का डर रहता है, हार्ट को, ब्रेन को, किडनी को, इन सबको डैमेज होने का भी डर बनता है। आगे देखिए, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट जो है वो बीट करना ही स्टॉप कर देता है, बीट करना ही बंद कर देता है, जिसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक का मतलब है हार्ट मसल्स डैमेज, हार्ट मसल क्या हो जाती हैं, यहाँ पे डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। यहाँ से भी समझ लेते हैं फटाफट से, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है, बट कभी कभी क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg पहुंच जाता है, जिससे किडनी वगैरह, किडनी, ब्रेन, इन हार्ट, इन सब में डैमेज होने का खतरा रहता है। आगे देखिए, कोरोनरी आर्टरी डिसीज को क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। नॉर्मल आर्टरी में ब्लड तो अच्छी तरीके से बहता हुआ चला जाएगा, बट कोरोनरी आर्टरी हार्ट को जा रही है, हार्ट में जा रही है, और तो यहाँ पे तो और अच्छी तरीके से ब्लड जाना चाहिए था, बट कभी कभी क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में यहाँ पे फैट का और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैटी फूड लेने की वजह से फैट और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन अगर हो गया तो यहाँ पे ये आर्टरी ब्लॉक्ड हो जाती है, यहाँ से ब्लड एफिशिएंटली नहीं पहुँच पाता है ना। आगे देखिए, एंजिना पेक्टोरलिस, एंजिना पेक्टोरिस, चेस्ट में बहुत ज़्यादा तेजी से दर्द उठता है एंजिना पेक्टोरिस में, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे हार्ट अटैक, हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या है, कोरोनरी आर्टरी पूरी तरह ब्लॉक्ड हो जाती है और हार्ट के किसी पार्ट तक ब्लड ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है, और आर्टरी ब्लॉक होने की वजह से क्या हो जाता है, हार्ट अटैक
आ जाता है। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है मतलब हार्ट पंप करना, बीट करना ही बंद कर देता है। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर में क्या है, हार्ट एफिशिएंटली ऑक्सीजन नहीं, ब्लड जो है ऑक्सीजन एफिशिएंटली नहीं पहुंच पाएगा, तो फिर उसके बाद क्या है, हार्ट फेलियर हो जाता है। क्लियर, अपने काम में ही क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, पंप नहीं कर पाता इफेक्टिवली ब्लड को। क्लियर है, आगे हम लगा लेते हैं PYQ। देखिए, द QRS कॉम्प्लेक्स इन द स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट। अब बताइएगा, QRS कॉम्प्लेक्स अभी हमने देखा P QRS T, अब इसमें QRS वाला बताना है आपको कि QRS क्या रिप्रेजेंट करता है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए रीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स, ऑप्शन बी डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स, या ऑप्शन सी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, या ऑप्शन डी रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। अब बताइएगा QRS क्या शो कर रहा था। QRS वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन को शो कर रहा था, मतलब वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा था, तो ऑप्शन सी इज राइट। आगे देखिए, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, T वेव, ये और उसके बाद क्या है, रिडक्शन इन द साइज ऑफ T वेव, इन सबको मैच करना है आपको। मैच करिए, एक तरफ क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, कोरोनरी एस्चीमिया और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। मैच कीजिए फटाफट। पी वेव जो हमने देखा था, पी वेव किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, पी वेव एट्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, और वो भी एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन मतलब डीपोलराइजेशन, तो ए का लगा दीजिए 4, ए का लगा दीजिए 4। अच्छा, यहाँ पे वो लिखना भूल गई हूं मैं, चलिए ऐसे ही लगा दीजिए आंसर। ए का क्या है, 4। ठीक। QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को, तो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन मतलब डीपोलराइजेशन। रुकिए, पी वेव से क्या लगाना है हमें, पी वेव क्या कर रहा था, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ठीक। QRS वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो QRS डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक। टी वेव किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ये आ गया। रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव, टी वेव का साइज क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, तब क्या हो जा रहा था, तब हो जा रहा था इस्चीमिया। ये है आंसर। ठीक। आगे देखिए, अब देखिए, हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम, कहां से, लिवर के पास ब्लड कहां से आएगा, हिपेटिक पोर्टल वेन में, बताइएगा। 2017 में आया क्वेश्चन है। स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी, हार्ट, तो आंसर तो दोनों हो जाएंगे ना, स्टमक भी होगा इंटेस्टाइन भी होगा। स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों जगह से कहाँ आता है, लिवर के पास आता है। अब लिवर अपना और इन दोनों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर और पहुंच जाता है लंग्स के पास, मतलब खुद नहीं पहुंचता है, अपने वेन्स के थ्रू पहुंच जाता है लंग्स के पास। आगे देखिए, अब है ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन ऑर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, ब्लड प्रेशर मैक्सिमम कब होगा, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइएगा। ऑप्शन ए सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, डायस्टोल ऑफ द राइट एट्रिया, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट एट्रिया, या डायस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल, बताइएगा ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा कब होगा। देखिए, एट्रिया से रिलेटेड तो नहीं होगा, वेंट्रिकल से रिलेटेड होगा ब्लड प्रेशर, और वेंट्रिकल से भी रिलेटेड होगा तब कहाँ से, पूरे बॉडी पार्ट को कौन ब्लड पंप करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है ना, तो ऑप्शन ए इज राइट, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, जब लेफ्ट वेंट्रिकल का
कॉन्ट्रैक्शन होगा तब मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होगा। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। अब हमारा क्या रह गया है, ब्लड रह गया है, लिम्फ रह गया है। ब्लड को कराएंगे कल, लिम्फ को कराएंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम भी स्टार्ट कर सकते हैं, देखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।